हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? सभी लोग ठीक हैं? एवरीवन इज एंजॉइंग द वेदर? ओके, दैट्स गुड। आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस एंड बफर्स। ठीक है, सब समझ गए? एसिड, बेसिस, बफर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये हमारा ना एक बहुत ही इनऑर्गेनिक में क्रिटिकल या असेंशियल बोल सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा असेंशियल होते हैं वो हमारे एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स होते हैं। इसी से एक तरीके से देखा जाए हमारी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बोलो, वो बोलते हैं ना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, इसी तरीके से हमारे एसिड्स, बेसिस एंड बफर्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा एसिड। अच्छा, एसिड है ये कैसे पता चलेगा हमें? एसिड हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन डिनोट करते हैं, या मतलब हाइड्रोजन आयन का डोनेशन करते हैं। ठीक है, डोनेट हाइड्रोजन आयन, या हम बोल सकते हैं इसको एक तरीके से प्रोटॉन भी। जब ये डिसॉल्व होता है हमारे वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमारे हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं, वहीं पे इनका डोनेशन होता है, उसे हम कहेंगे एसिड्स। एसिड आर द सब्सटेंस जो डोनेट करते हैं हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, फिर आता है इसको हम एक तरीके से, इसका क्या टेस्ट होगा? ये सोर टेस्ट में होगा, सोर टेस्ट रखेगा इसका, और एक तरीके से ये कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक है, कोरोसिव नेचर, या बोलो कोरोसिव टू मेटल्स। ठीक है, हमारा हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, प्रोटॉन जब डिसॉल्व होगा हमारे वाटर में, टिपिकली ये सोर टेस्ट होता है इसका। अब ये अरे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, उनको चख कर मत देख लेना कि लैब में जाके सबसे पहले टेस्ट ही कर लो कि अच्छा ये तो सोर टेस्ट का है या नहीं। इसके साथ साथ ना ये कोरोसिव होता है मेटल्स के। हमारे जो एसिड है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होता है। एक हमारा पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा है हमारा वीक एसिड। बेस में भी ऐसे ही होते हैं और हमारे उसमें भी। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं हमारे, कंप्लीटली, तुम लोग समझ जाना है कंप्लीटली लिखा है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। कहाँ पर? वाटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन डोनेट करता है ना, इसी तरीके से हमारे हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा स्ट्रॉन्ग एसिड में। और इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, अगर एग्जाम्पल आप बोलोगे, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जाम्पल है हमारा HCl। सबसे पहले ये तो इजीली याद हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और हमारा नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत कॉमन है, आप लेबोरेटरीज में बहुत टाइम इसको यूज भी करोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर रखना, ठीक है, जब भी आप इसको यूज करोगे। वीक एसिड वो होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं। ठीक है, पार्शियली आयनाइज होते हैं, हो जाते हैं वाटर में, और रिलीज करेगा, ये हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा, बट एक थोड़े से कह सकते हैं कि स्मॉल फ्रैक्शन में रिलीज करता है, छोटे से अमाउंट में रिलीज करता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद होंगे, या फिर आप नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल्स जो रखोगे, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये याद कर लेना, एसिटिक एसिड हो गया हमारा। और है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, और फिर है हमारा फोस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड हमारा होता है H3PO4। एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारे वीक एसिड्स के एग्जाम्पल्स हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एसिड जो है वो हाइड्रोजन डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, वो उसे हम एसिड कहते हैं। जब वो कैसे डिसॉल्व होगा, हमारे पानी में डिसॉल्व होगा, तो हाइड्रोजन आयन वहाँ से डिसोसिएट हो जाते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो देखा जाए तो सोर होता है। ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, मेटल्स को लेके अगर देखा जाए, कोरोसिव टू मेटल्स। स्ट्रॉन्ग एसिड, दो तरीके के एसिड होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं हमारे आयन वाटर में। क्या करेंगे, वो ना हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं वहाँ पे। इनका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। वहीं पे जो हमारे वीक एसिड होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं हमारे वाटर में, तो रिलीज तो करेंगे, स्मॉल फ्रैक्शन रिलीज करते हैं वो हाइड्रोजन आयंस का। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे जैसे कि एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। अब आते हैं हम अपने बेस पे।
दूसरा है हमारा बेस। जो बेसिस होते हैं या फिर ये जो बेसिस हैं यहाँ पे, इनका काम क्या होता है, एक्सेप्ट, ये सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं हाइड्रोजन्स को, एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन आयंस को, लेकिन साथ ही साथ ये क्या करेंगे, हमारे डोनेट करते हैं, डोनेशन का भी काम करते हैं, डोनेट करते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयंस को। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस, ये काम कब होगा, जब डिसॉल्व होगा ये हमारा वाटर में, डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, ये हो गया हमारे बेसिस। अगर देखा जाए, अगर एक इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये बिटर टेस्ट में होता है हमारे, स्लिपरी होगा थोड़ा सा, या इसको हम ऐसे जैसे स्लिपरी, एक थोड़ा सा इसका स्लिपरी भी हो जाता है, और ये हमारा कोरोसिव होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए। वो मेटल्स के लिए कोरोसिव था, ये हमारे मेटल ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए है, कोरोसिव टू ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारा बेसिस हो गया। बेसिस में अब देखो एग्जाम्पल्स भी हैं, हमारी 2 मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है हमारी कैटेगरी वीक बेस, वीक बेसिस, एंड सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग बेसिस। वही जैसे हमारा एसिड में था वैसे ही हमारा बेसिस भी होता है। अब वीक बेसिस और स्ट्रॉन्ग बेसिस को आप इजीली याद कर सकते हो कैसे, कि जो हमारे बेस होते हैं ना आयन, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हुआ उसमें क्या होगा, हम कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वाटर में। ठीक है, कंप्लीटली और यहाँ पे पार्शियली, ये आपको याद रहेगा। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस का, और जो डोनेशन होगा एक्सेप्टेंस होगा हाइड्रोजन आयंस का। ठीक है, इसमें हमारे जो हाइड्रोक्साइड आयंस लाइक प्रॉपरली रिलीज हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस है और ये स्मॉल फ्रैक्शन में हमारा हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। आप इसके एग्जाम्पल देखिए, वीक बेसिस के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे अमोनिया। ठीक है, अमोनिया आ जाएगा हमारा NH3, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन में हमारा CH3 मिथाइल हो गया, और एमाइन के लिए हम इसमें NH2 लगा देंगे। ठीक है, ये मिथाइल एमाइन बन गया। फिर आता है हमारा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पायरिडीन। पायरिडीन जो होता है वो हमारा मिलके बनता है C5H5N। ठीक है, C5H5N। फिर है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल हमारा होगा, क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम OH2। ठीक है, यहाँ का जो कैल्शियम का 2 आयंस होता है वो OH के यहाँ चला जाता है, तो ये CaOH2 बन जाता है। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल्स हैं। हमने एसिड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अपना बेस। हम वो बेसिस पढ़ लिया, एसिड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अपना बफर। अब हम पढ़ेंगे बफर एक्चुअली होता क्या है। बफर हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमारा pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, हमारा ऐसा सॉल्यूशन जो pH को मेंटेन करता है, या ये बोलो हमारा सॉल्यूशन रेजिस्ट करता है, मतलब एक तरीके से उसको चेंज नहीं होता कि हमारा pH ऊपर नीचे ना जाए। जब ये सब तब होता है जब हमारा एसिड और बेस डालते हैं। हम किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिड डाल रहे हैं या बेस डाल रहे हैं तो क्या होता है, हमारे सॉल्यूशन का pH चेंज होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमारे सॉल्यूशन का pH नहीं चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। वो रेजिस्ट करता है कि सिग्निफिकेंट चेंज ना हो, या रेजिस्ट करता है कि pH में कोई सिग्निफिकेंट चेंज ना आए। ठीक है, ये बनता कैसे है, हमेशा क्या होगा, हमारा जो बफर सॉल्यूशन होगा ना, उसमें एक तो वीक एसिड रहेगा। ओह सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है, एक हमारा वीक एसिड रहेगा, उसके साथ क्या होगा, एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेसिस। सेम इसमें और वाइस वर्सा हो जाता है एक तरीके से। यहाँ हम ले लेंगे वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड। ये हो गया हमारा बफर। बफर हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, वहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर pH चाहिए होता है हमारे लाइक बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो बफर ना उसको ऊपर नीचे होने से
रोकता है, रेजिस्ट करता है कि ना हो चेंजेस। हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ करते हैं इसको, या किसी भी लाइक हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री जहाँ भी होगा वहाँ एनालिसिस में हम पीएच के लिए बफर सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। आप एग्जाम्पल ले लो, जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो एज अ बफर सिस्टम की तरह काम करता है हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। बाइकार्बोनेट helps in maintaining the pH of blood system, pH in blood, ठीक है। ये इसको बाइकार्बोनेट यहाँ ब्लड का pH मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे अपने और चीज़ें भी हैं थोड़ा सा बफर में। अगर देखो बफर में हमारा कार्बोनिक एसिड होता है, एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल में है हमारा कार्बोनिक एसिड जो है हमारा H2CO3, ठीक है। ये कॉन्जुगेट होगा हमारे किसके साथ, बेस के वीक एसिड के साथ। फिर बाइकार्बोनेट, यहाँ इसको याद रखना, कार्बोनिक एसिड जो है हमारा वीक एसिड के साथ होगा कॉन्जुगेट, और हमारा जो है बाइकार्बोनेट है HCO3 वो हमारा वीक बेस के साथ कॉन्जुगेट होगा। ओके, ये है हमारा बफर सॉल्यूशन के एग्जाम्पल। जब भी आप एसिड डालोगे तो हमारा बाइकार्बोनेट जो है वो हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। एसिड डालने पे हमारा जो है बाइकार्बोनेट आयंस वो रिएक्ट करेंगे हमारे हाइड्रोजन आयन से, जो फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड को, ठीक है। एक बार इसको मैं आपको बता देती हूँ अलग से। देखो हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है ना, जैसे कि हो गया, अरे ये फिर इसको क्या हो गया माउस, एक मिनट। बाइकार्बोनेट आयन है हमारा HCO3, ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन आयन, मान लो ये हाइड्रोजन आयन है हमारा H+। अरे एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा पेन में थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। देखो जैसे हमारा यहाँ पे कार्बोनिक लाइक बाइकार्बोनेट आयन है HCO3, ठीक है। ये हमारे हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, ये हमारे फॉर्म करेंगे कार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनेट आयंस रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन आयन से, फिर हमारे क्या बनाएंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। ये हमारा कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। इसमें क्या होता है, हम ना एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं जो एडेड HCl वो एसिड है, न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है। एडेड एसिड को हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं जिससे कि मिनिमाइज कर सकें हमारे पीएच के चेंज को, ठीक है। ये हमारा क्या है, बाइकार्बोनेट आयन है HCO3। बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करने के बाद कार्बोनिक एसिड देगा जो है हमारा H2CO3। ये जो H है ये H यहाँ पे डबल हो जाएगा, ये H2 आ जाएगा और ये CO3, ठीक है। और वहीं हम उल्टा करें, जब बेस ऐड करेंगे ये तब हो रहा है, ये तब होगा जब हम एसिड ऐड करेंगे। एसिड ऐड करने पे होगा। अब वहीं पे याद रखो अगर बेस ऐड होगा तो कैसे होगा, ठीक है। बेस ऐड करने पे ये होगा हमारा, ये ना थोड़ा सा प्रोसेस रिवर्स चला जाएगा, क्योंकि क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, या फिर ये बोल सकते हो आप हमारा हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म करेगा वाटर, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, हमारे पीएच को। हमारा जो कार्बोनिक एसिड है ना, जैसे ये है हमारा H2CO3, ये क्या करेगा, अपने से ना खुद से डोनेट कर देगा हाइड्रोजन आयन को, सॉरी डोनेट करेगा ये हाइड्रोजन आयन को, एक तरीके से यहाँ हो जाएगा, ये वही बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और यहाँ क्या होगा, हमारा जो हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा था कि जब वो रिएक्ट करता है वाटर से क्या रिलीज करेगा, सॉरी, जब ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जब रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या रिलीज करेगा, हमारा वाटर। एक तरीके से हमने पहले भी पढ़ा था ना, हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं, डिसॉल्व होने के बाद वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, या बेस जो है हमारा बेस डिसोसिएट होता है, ठीक है। जैसे बेस हुआ कोई भी, हमारा कार्बोनिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ कार्बोनिक एसिड मान लो हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या देंगे, एक तो हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देंगे और एक हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसका क्या काम है कि ये न्यूट्रलाइज कर देता है, जो बेस हमने ऐड किया है ना उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा ये,
ठीक है। न्यूट्रलाइज करने के साथ क्या होगा, हमारा जो पीएच है वो मेंटेन हो जाएगा या मिनिमम पीएच आ जाएगा, जो थोड़ा सा भी घटा या बढ़ा है वो हमारा मेंटेन हो जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, ये हमारा बफर्स, एसिड और हमारे बेसिस थे। अब ना हमारे एसिड और बेस की थ्योरी भी है। एसिड बेस थ्योरी में कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज रखी थी, कॉन्सेप्ट्स रखे थे कि वो लोग ऐसा मानते हैं ऐसी चीज़ होती है, और क्या क्या लिमिटेशन होती है, कैसे कैसे प्रोसेस करता है, वो हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा एरेनियस कॉन्सेप्ट। एरेनियस कॉन्सेप्ट ने ये बोला था, मतलब एरेनियस ने ये कहा था, जो हमारा एसिड है ना उसमें सब्सटेंस जब डिसोसिएट होता है वाटर में तो वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये नॉर्मल हम थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं। एसिड जो है वो ऐसा सब्सटेंस है, अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। ठीक है, बेसिस डिसोसिएट होके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल सा कॉमन कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल आप ले लो, हमारा हाइड्रोक्लोराइड है। हाइड्रोक्लोराइड क्या फॉर्म करेगा हमारा एक्वस में, एक तो हाइड्रोजन आयन फॉर्म करेगा और क्लोराइड आयन। वही हमारा बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम और हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लाएंगे, एसिड और बेस को, और जब ये दोनों साथ आएंगे तो हमारा वाटर और सॉल्ट बनेगा। ये है हमारा वाटर, ये है हमारा सॉल्ट। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। लिमिटेशंस है कुछ इसकी, ये बोलेगा कि मैं सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में काम करूंगा, एक्वस के बाहर नहीं जाऊंगा, मतलब कि नॉन एक्वस या गैस फेज में रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा। तो एरेनियस कॉन्सेप्ट में एक्वस है, वाटर है, हमारा बेस और एसिड और बेस रिएक्ट होके क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, ये याद रखना, इसका ऐसे रिएक्शन होता है सॉल्ट और वाटर में। और ये क्या होता है, बिना हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। फिर है हमारा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला था, ये भी नॉर्मल है, हम पूरे एसिड बेसिस के उसमें पढ़ते हैं। इसमें हमारा जो एसिड है वो प्रोटोन डोनर है कि हाइड्रोजन डोनर है, और हमारा बेस जो है वो प्रोटोन एक्सेप्टर है। हमने एसिड में क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, हमारा बेस क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करता है और हाइड्रोक्साइड आयन को डोनेट करता है। ठीक है, कॉमन सा है, याद रखना आप लोग। यहाँ पे हमारा एसिड है, एसिड में क्या है हमारा वाटर, अमोनिया एक साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्साइड आयन और अमोनियम। ठीक है, वही हमारा बेस है। बेस में क्या होता है, बेस में हमारा पहले जो है वो अमोनिया है, अमोनिया वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेगा। किसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, यहाँ डोनेट कर रहा है एक तरीके से, यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप ना दोनों को देख सकते हो, अपने अपने अकॉर्डिंग देखो कि एक्सेप्ट भी हो रहा है, डोनेट भी हो रहा है, दोनों काम चलेंगे। ठीक है, बेस में हमारा क्या बन जाएगा, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं। कॉन्जुगेट पेयर्स में हमारे अमोनियम और अमोनिया होता है, वाटर और हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं, ये साथ में काम करते हैं। एडवांटेज वही है कि ये दोनों पे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे काम करेगा, और दोनों का जो हमारा एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है किसी भी सब्सटेंस का, वो बिना हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस के बिना नहीं हो सकता। और लिमिटेशन क्या है इसमें, हमारी लिमिटेशन ये है कि आप इसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र के बिना पढ़ ही नहीं सकते, मतलब ये रिएक्शन बिना प्रोटॉन ट्रांसफ़र के नहीं होगी। और यहाँ पे क्या हम इग्नोर करते हैं, लिमिटेशन जो आती है इग्नोर कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर इंट्रैक्शन को, उसको इग्नोर कर देते हैं। वहीं अब देखो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में तो प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्स्टेड के आगे लिख लेना प्रोटॉन तो इजी हो जाएगा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर और डोनर है। लुईस कॉन्सेप्ट के आगे लिख लेना इलेक्ट्रॉन, कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर और डोनर का है। एसिड में हमारा देखो, जो ब्रॉन्स्टेड था वहाँ प्रोटॉन डोनर था, बट यहाँ कुछ तो एक्सेप्ट करेगा लेविस में, तो लेविस ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है ये। ठीक है, और यहाँ पे बेसिस में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, एज अ डोनर काम करेगा हमारा ये। अभी हमने पहले पढ़ा था बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो हमारे रेजिस्ट करता है पीएच के चेंज में। जब भी कभी हम स्मॉल अमाउंट का एसिड डालेंगे या बेसिड डालेंगे, या फिर हम कभी डाइल्यूट करते हैं, तब भी हमारा हम बफर सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हमारा पीएच ना चेंज हो। ये हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी बहुत ज़रूरी होता है। दो तरीके के बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर में हमने क्या पढ़ा था, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस के साथ बनेगा। जैसे हमारा एसिटिक एसिड हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया, तो वीक एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करता है जब भी हम बेस डालते हैं।
ठीक है। वहीं कॉन्जुगेट बेस न्यूट्रलाइज करता है जब हम एसिड डालते हैं, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। वीक एसिड न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा हमारा वीक एसिड जब हम बेस डालेंगे, और कॉन्जुगेट अगर जैसे हमने बेस न्यूट्रलाइज करना है तो हम उसमें एसिड डालेंगे, तो वो हमारा एसिडिक बफर होता है। बेसिक बफर में उल्टा हो जाता है, वीक बेस कॉन्जुगेट एसिड, जैसे अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड आ जाते हैं। एग्जाम्पल कंपलसरी है याद करने, कोई भी पूछ सकता है कि एग्जाम्पल एसिडिक बफर का एग्जाम्पल क्या है या बेसिक बफर का एग्जाम्पल क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। वीक बेस जो है न्यूट्रलाइज होता है जब हम उसमें एसिड डालते हैं, और कॉन्जुगेट एसिड जो होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है जब हम उसमें बेस डालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि एसिडिक बफर का क्या काम है, क्या करेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है हमारे बफर सॉल्यूशन में, ठीक है। आप ना अपने याद रखने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज लगा सकते हो। सबको केमिस्ट्री ना इजीली याद नहीं होती, तो सब लोग ना अपना अपना थोड़ा सा उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी डाल सकते हो कि यार अच्छा बेस है, बेसिक बफर क्या करेगा, बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। जब हम कभी एसिड डालेंगे ना तो बेस हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वीक बेस जो होगा, ठीक है। ऐसे करके याद करो। प्रॉपर्टीज जो है हमारी बफर सॉल्यूशंस की क्या होगी, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए पीएच स्टेबिलिटी आ जाती है। हमारा बफर पीएच को ही रेजिस्ट करता है कि जब भी कभी भी वीक एसिड हो या कॉन्जुगेट बेस हो तो उस टाइम हमारा याद रखो पीएच स्टेबिलिटी आती है। ऑप्टिमल बफरिंग रेंज होती है कि हमारा बफर जो मोस्ट इफेक्टिव होता है वो 1 pH यूनिट के बीच में होता है, पीके या और पीकेबी फॉर बेसिस और एसिड के लिए पीके। तो वो डिपेंड करता है क्या करता है, हमारा ऑप्टिमल बफरिंग रेंज प्रोवाइड करता है हमारा बफर सॉल्यूशन। लिमिटेड बफरिंग कैपेसिटी, अब देखो हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है। हमारे बफर सॉल्यूशन में जो है उसकी भी एक बफर की फाइनाइट कैपेसिटी है कि वो उससे बाहर नहीं जा सकता, और एक बार डिप्लीट खराब हो गया या वो हो गया तो हमारा जो बफर का पीएच चेंज है वो हो सकता है ऊपर नीचे अगर उसमें थोड़ा सा भी एसिड बेस डालेगा, ठीक है। बफर इक्वेशन ये बहुत कॉमन है, हम लोगों ने आई थिंक आप सभी ने 12th में पढ़ा होगा, 11th-12th में पढ़ा है इसको, याद आया कुछ 11th-12th का पूरा एक बहुत बड़ा सा उसका हम पढ़ते हैं कैसे फॉर्म होगा, क्या क्या होगा। तो हमारा है बफर में पहले हेंडरसन हेजल बैच इक्वेशन, एसिडिक बफर के लिए हम यूज़ करते हैं, और बेसिक बफर के लिए पीओएच के टर्म्स में हम ये यूज़ करते हैं। पीएच है हमारा, पीके कांस्टेंट होगा एक तरीके से हमारा, लॉग ए एसिड एंड एच ए ये यहाँ पे हमारा अपना रख देंगे हम। वहीं पीओएच है पीकेबी प्लस लॉग बी अपॉन एच बी प्लस। तो यहाँ पे जो हमारा पीएच प्लस पीओएच है वो 14 है, अगर 14 होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपना पीएच फाइंड आउट कराना है ये। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ना साथ में रख सकते हो, साथ में रखने से इजी हो जाता है निकालना कि हमारा पीएच पीओएच और पीएच प्लस करके हमारा 14 आ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। बफर कैपेसिटी होती है, एक मेजरमेंट होती है कि हमारे बफर की इतनी एबिलिटी है, इतना रेजिस्ट करता है ये, जब पीएच को रेजिस्ट करेगा जब हम एसिड या वीक बेस एसिड डालोगे या बेस डालोगे, तो हमारी कैपेसिटी होती है कि उतना ही होल्ड अप कर पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा ये, ठीक है। कि जो हायर बफर कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, वो एसिड और बेस को ज़्यादा समय तक उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस सिस्टम में जो भी सब्सटेंस है, अगर उसमें हम बफर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी सॉल्यूशन में हम बफर यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसका स्टेबिलिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी, उस प्रोडक्ट की हमें स्टेबिलिटी रखनी है, स्टेबल रहे वो प्रोडक्ट, बाद में जाके इफेक्टिव हो, जहाँ पे उसको अपना एक्शन शो करना है उसके पीएच के अकॉर्डिंग ही वो काम कर सके, और वो सेफ हो। ऐसा नहीं है कि एसिडिटी कॉज कर रहा है या कुछ ऐसा हमारे प्रोडक्ट जो है वो उल्टा ही कोई अदर साइड इफेक्ट दे रहा है। तो इसलिए हमें बफर बहुत ज़रूरी होता है कि हम पीएच लेवल मेंटेन कर सके। इम्पॉर्टेंस क्या है, हमारे जो बफर्स हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, अभी देखो हमने पढ़ा क्या मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी, एफिकेसी, सेफ्टी, वही है हमारा। वही हम पढ़ेंगे पीएच कंट्रोल करेगा, पीएच कंट्रोल होने से क्या होता है, अगर मेंटेन है कंसिस्टेंट तो वो ड्रग की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन पे अफेक्ट करता है अगर पीएच कंट्रोल में नहीं है। अब बफर मेंटेन नहीं है
कंसिस्टेंट पीएच लेवल पर, तो हमारी स्टेबिलिटी, कुछ ड्रग्स डिग्रेड हो जाती हैं या प्रेसिपिटेट हो जाती हैं जब पीएच का फ्लक्चुएशन होता है। पीएच में अप डाउन होगा तो ड्रग डिग्रेड भी हो सकती है और प्रेसिपिटेट भी कर सकती है। तो इसमें हमारा बफर है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है, एक तरीके से स्टेबलाइज करता है हमारे पीएच को। बायो अवेलेबिलिटी, बफर जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हमारा ऑप्टिमल पीएच रह सके, कि हमारा एक ड्रग एब्जॉर्प्शन हो सके, या फिर ड्रग इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करते हैं। हमने वही पढ़ा था, जब ड्रग हमारी बॉडी में जाएगा अगर वो एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन नहीं होगा उस ड्रग का, तो क्या होता है, चांसेस होते हैं कि वहाँ पे हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, हो ही ना। तो ये हमारी कहीं ना कहीं बायो अवेलेबिलिटी में असर दिखता है। तो इसलिए ज़रूरी है हमारा पीएच की बायो अवेलेबिलिटी अच्छी रहे। सेफ्टी, एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेशन, सेफ्टी वही इरिटेशन कॉज कर सकता है जब ब्लड टिश्यूज ब्लड में जाएगा या बॉडी टिश्यूज से इंटरेक्ट करेगा, तो वहाँ सेफ्टी कंसर्न है। एंजाइम्स है हमारे, एंजाइम एक्टिविटी में क्या होता है, बफर मेंटेन करता है हमारा पीएच, जो हमारी एंजाइम एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। और कोई भी हमारी बायोलॉजिकल ड्रग इफेक्टिवनेस के लिए भी हमारा एंजाइम एक्टिविटी रेगुलेशन ज़रूरी है। अगर अब हम देखेंगे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, हमारा जो फार्मास्यूटिकल सिस्टम है उसमें बफर कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले आप एक बफर एजेंट सेलेक्ट करोगे। एजेंट सेलेक्ट करोगे किसके, पीके के क्लोज, जो आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसके बेसिस पे आप बफर चूज करते हो। जैसे हमारा फॉस्फेट है, एसीटेट्स है, सिट्रेट्स है, ये हमारे बफरिंग एजेंट्स हैं। फिर क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे हमारी बफरिंग कैपेसिटी का। कैपेसिटी का कैसे कैलकुलेट करोगे, जो हमारा ऑप्टिमल एसिड बेस कंसंट्रेशन है ना, उसको हम अपनी इक्वेशंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं हमारा पीएच एडजस्टमेंट, जैसे हमें कोई बफर का पीएच एडजस्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें बफर सॉल्यूशन जो यूज़ करना है पीएच एडजस्टमेंट के लिए, वहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर प्रिसाइज पीएच कंट्रोल। नॉर्मली जो हम पीएच एडजस्टमेंट में हमारी लैब्स में यूज़ करते हैं ना, वो एक तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं और एक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। फिर क्या करेंगे, जब ये पीएच का बफर जो है एडजस्ट करने का हो गया, फिर फिल्ट्रेशन और स्टरलाइजेशन भी होता है। फिल्टर और स्टरलाइज करेंगे बफर को कि जिससे वो कंटामिनेंट्स के बाहर रहे, उसमें कंटामिनेशन ना हो, ये कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ना हो। ऑटोक्लेविंग भी कर सकते हैं यहाँ। फिर क्यूसी करेंगे, हम अपने पीएच टेस्ट करेंगे या स्टेबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जिससे कि जो हमारा बफर है वो इफ़ेक्टिव रहे लंबे समय तक के लिए, बहुत समय तक के लिए देख सकें। इसलिए हमें ना अपना पीएच, जैसे हम बफर सॉल्यूशन बनाकर रखते हैं लैब में, अब फार्मास्यूटिक्स लैब्स में देखोगे पीएच बफर रहेगा तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी और पीएच भी टेस्ट करते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक चल पाए हमारा बफर। फिर हमारा कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग आती है, उसमें जो बफर है वो कंपैटिबल है या नहीं ड्रग से या फॉर्मुलेशन से कंपैटिबल नहीं होगा तो क्या फ़ायदा, उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपैटिबिलिटी चेक करना चाहिए कि जिससे कि किसी भी केमिकल में जो हमारे सॉल्यूशन जिसका हम बफर करने वाले हैं या बफर यूज़ करने वाले हैं जिसमें इंट्रैक्शन हो गया, क्या फ़ायदा, वो ख़राब हो जाएगा वहाँ पे वो कंपोनेंट जो भी सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है, या प्रेसिपिटेशन दे दिया तो भी ख़राब हो जाएगा। तो हमें कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग पता होनी चाहिए, हमें करनी चाहिए पहले। फिर है हमारे स्टेबिलिटी बफर की स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं, जैसे कि हमारा पीएच स्टेबिलिटी। बफर को हमें सेंसिटिव मॉलिक्यूल से ना प्रोटेक्ट करना चाहिए। नहीं सॉरी, हमारा जो बफर है ना वो प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव मॉलिक्यूल से, क्योंकि क्या करता है वो कंसिस्टेंट पीएच में रहता है, उसको बना के रखता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो डिग्रेड ना हो। ठीक है, केमिकल स्टेबिलिटी बना के रखता है, हाइड्रोलिसिस ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, कोई ऐसा प्रोसेस ना हो जाए जिससे कि हमारा डिग्रेडेशन हो जाए। ठीक है, फिजिकल स्टेबिलिटी, बफर एक लाइक हमारा फिजिकली हम देखें कि कभी विजुअलाइजेशन हो किसी भी हम लाइक सॉल्युबिलिटी इंग्रेडिएंट किसी भी सॉल्यूशन का है तो हम प्रेसिपिटेट ना कर जाएं, वहाँ बफर प्रिवेंट करता है, इसको रोकता है कि प्रेसिपिटेशन ना हो या क्रिस्टलाइजेशन ना हो, कि क्रिस्टल्स ना बन जाए उसमें, तो वो एक तरीके से मेंटेन करता है उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट की उसमें। फिर आता है हमारा बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या करता है, पीएच भी मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करता है। जैसे कोई हमारा फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, टीयर्स हैं, तो वहाँ क्या करेगा वो पीएच मेंटेन करेगा, स्टेबल करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी स्टेबल करेगा।
ये ना हमारे फार्मास्यूटिकल और मेडिकल लाइक एप्लीकेशंस में बहुत यूज़ होता है, जैसे इंजेक्शंस हैं, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। ऑप्थेल्मिक नेजल प्रिपरेशन में अगर आप देखोगे ना, वहाँ पे क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है 0.9% का हमारा NaCl का। अगर आप देखोगे नॉर्मली ये दिख जाएगा आपको। तो ये क्या करता है, हमारा एक तरीके से प्रिवेंट करता है टिश्यू डैमेज होने से। जब हम एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो हमारा टिश्यू ना डैमेज हो जाए, तो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो pH भी मेंटेन करेगा, या हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करेगा। कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि हमारी बफरिंग कैपेसिटी। ये सॉल्यूशन क्या है, जिसमें बफर सिस्टम है ना, ये सॉल्यूशन बफर सिस्टम के बेसिस पे चलते हैं। वो रेजिस्ट करते हैं कि pH में चेंज ना आए। अगर छोटे से अमाउंट का एसिड या बेस भी डला है या ऐड हुआ है, तो वो क्या होगा, रेजिस्ट कर देगा कि चेंज ना आए उसके pH में। और ये मेक श्योर करेगा उसकी स्टेबिलिटी, एफिकेसी, सेफ्टी किसी भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की, API की। इसमें हमारी जो कॉमन बफर सिस्टम होता है, उसमें फॉस्फेट है, एसीटेट है, सिट्रेट बफर्स हैं। ये सब हमारी बफरिंग कैपेसिटी को देखते हैं। वहीं आइसोटोनिसिटी है। अब हमने इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की थी ना, कि pH भी बनाता है। बफर कैपेसिटी हमारा pH भी मेंटेन करेगा। आइसोटोनिसिटी जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो भी बरकरार रहेगा। तो क्या है, हमारा बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करेगा, जैसे कि 290, ठीक है। वो सिमिलर होगा हमारे फिजियोलॉजिकल फ्लूइड के इक्वल होगा या ऑलमोस्ट सेम होगा। तो उससे क्या होगा, सिमिलर होगा, तो प्रिवेंट करेगा डैमेज, सेल्स को डैमेज करने से बचाएगा। जैसे कि अगर आप सोचो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से श्रिंकेज हो सकता है, वो सिकुड़ सकता है या बिल्कुल श्रिंक कर जाएगा। हम इसमें जो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, मैनिटोल, ये क्या करते हैं, ऑफन हमारा एडजस्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रिपरेशन जो होती है हमारा, हम अपना बफर सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। pK से सेलेक्ट करेंगे जो हमारा क्लोज होगा हमारे डिज़ायर्ड pH के पास। मतलब हमें जहाँ भी pH लेकर जाना है उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। फिर बफर कैलकुलेशन कंसंट्रेशन को हेंडरसन हेजल बैच से इक्वेशन जो था ना, हमने ऊपर देखा था, उससे कैलकुलेट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस का है। फिर डिसॉल्व करेंगे हमारा बफर कंपोनेंट्स, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। फिर उसका हम एडजस्ट कर देंगे pH एडजस्ट करने के लिए, कि हम उसमें थोड़ा थोड़ा ना एसिड भी डालेंगे, बेस भी डालेंगे, कि जिससे वो एक पर्टिकुलर pH पर आ जाए, उसका एडजस्ट करेंगे। फिर हम उसमें आइसोटोनिसिटी एडजस्टिंग सब्सटेंस डालेंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखना है ना। जैसे हम इसमें सोडियम क्लोराइड डालेंगे कि हमें एक ऑस्मोटिक प्रेशर पर लेकर जाना है, तो हम वहाँ पे आइसोटोनिक सब्सटेंस भी ऐड करेंगे। फिर मेजर करेंगे ऑस्मोलैलिटी। ऑस्मोमीटर होते हैं, वो ऑस्मोलिटी मेजर करते हैं कि हमें इसने डिज़ायर्ड रेंज तक लेकर जाने हैं। ट्रांसफ़र एंड स्टोर, वही आप अपने सॉल्यूशन को किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हो एप्रोप्रिएट कंडीशंस में, कि वही आप उसको लाइट से प्रोटेक्ट रखें और वो सब चीज़ों से, तो वो ध्यान रखना है। टोनिसिटी हमने देखा ही है कि कोई भी, जैसे हमारा कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, तो वो पास ऑन होता है हमारी किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो कैसा रिएक्शन जो होता है कि आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक हो गया या हाइपोटोनिक हो गया। तो अगर देखें जो हमारा आइसोटोनिक होता है, उसमें ना हमारे सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है। अगर रेफरेंस सॉल्यूशन से देखें, जैसे हमारे फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, ब्लड या टेर, तो क्या होगा, उसमें सेम रहेगा। हमारा आइसोटोनिक में बाहर का ऑस्मोटिक प्रेशर और अंदर का सॉल्यूशन के दोनों सेम रहेगा, उससे कोई चेंज नहीं होगा। हाइपरटोनिक में क्या होगा, हमारा श्रिंकेज हो जाएगा, कि उसमें ना वाटर लीक आउट हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ख़राब हो जाएगा जो सेल है, ब्लड सेल हो गया, ठीक है। और हाइपोटोनिक में क्या होगा, हमारा ज़्यादा उसमें सॉल्यूशन चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो क्या होगा, स्वेलिंग हो सकती है, और एक टाइम पे क्या होगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। अगर आप कुछ भी ज़्यादा भरोगे ना, दिमाग में भी भरते तो वो भी फट जाता है। ऐसे ही ये हमारा सेल है, अगर इसमें ज़्यादा उसका आइसोटोनिसिटी हो गई तो क्या होगा, वो हाइपोटोनिक हो गया, तो ये बर्स्ट आउट हो जाएगा स्वेल होकर। अब टोनिसिटी को मेजर कैसे करोगे आप, हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, एक तो ऑस्मोलैलिटी से या ऑस्मोलैरिटी से, लैलिटी एंड लैरिटी, ठीक है। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी थे ना, इसमें ऑस्मो लग जाएगा बस। इसमें क्या होता है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना है सॉल्यूट पार्टिकल्स का,
बस वो मेजर करते हैं। और जो दो कॉमन मेथड है ना हमारे, ऑस्मोलैरिटी या ऑस्मोलैरिटी, तो उसमें क्या होता है, हमारे असेसिंग मेथड है, दो मेथड हैं ऑस्मोलैरिटी में कि जैसे हम कैसे कर सकते हैं टोनिसिटी। एक तो हीमोलाइटिक मेथड है, एक क्रायोस्कोपिक मेथड है। हीमोलाइटिक मेथड क्या होता है, हमारा जो एक बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें टोनिसिटी जो है सॉल्यूशन की वो इफेक्ट शो करेगा हमारे आरबीसीज पे। ठीक है, एक आरबीसी हमारा किसी भी टेस्ट सॉल्यूशन से एक्सपोज हुआ तो क्या होगा, कितने डिग्री ऑफ हीमोलाइसिस हो सकता है, हमारे जो आरबीसी हैं वो रप्चर हो सकते हैं या फिर खराब हो सकते हैं। एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो उसमें कोई वाटर, नेट वाटर मूवमेंट नहीं होगा, वो नॉर्मल शेप में रहेगा, अंदर बाहर कुछ नहीं होगा। हाइपोटोनिक में क्या होगा, उसमें इतना ज़्यादा वाटर एंटर कर जाएगा हमारे आरबीसी सेल्स में तो वो स्वेल हो जाएगा, उसके बाद फट जाएगा। वही हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का काम क्या होता है, वो आरबीसी से ही बाहर चले जाते हैं, वो क्या कर देते हैं, लीक आउट हो जाएंगे या लीव कर देंगे वाटर के साथ, तो हमारा जो आरबीसी है वो श्रिंक कर जाएगा या सिकुड़ जाएगा एक तरीके से। तो हमारा कंक्लूजन ये आता है, हम कंपेयर कर सकते हैं हमारा जो सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, तो उसमें ये देखते हैं कि हीमोलाइसिस हो रहा है या नहीं। हीमोलाइसिस जो टेस्ट सॉल्यूशन में हुआ है या कोई भी नॉन सॉल्यूशन है तो वहाँ आप टोनिसिटी पता कर सकते हो किसी भी टेस्ट सॉल्यूशन के, उनके या तो स्वेल होगा, बर्स्ट हो जाएगा, श्रिंक होगा हाइपोटोनिक में, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। फिर है हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या होता है, इसमें हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑस्मोमेट्री में देखा जाता है। इसको हम कह भी सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑस्मोमेट्री। इस मेथड में हम मेजर करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। डिक्रीज जो होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज होने लगता है एक सॉल्यूशन में, अगर वो रिलेटिव है प्योर सॉल्वेंट में, अगर इफ इन केस प्रोसीजर ये है, जो हमारे फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो कम होना चाहिए किससे, प्योर सॉल्वेंट से, क्योंकि इसमें हमारा सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। समझ गए, फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कम होना चाहिए सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट से। कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है। अमाउंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो है, फ्रीजिंग पॉइंट जो आएगा हमारा, वो हम कोरिलेट करेंगे अपने ऑस्मोलैरिटी, सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी से। इसका कैसे कंक्लूजन पे आओगे, किस कंक्लूजन पे, कि हम कंपेयर करेंगे ऑस्मोलैरिटी रेफरेंस सॉल्यूशन से, ठीक है, और अपने जो हमने फ्रीजिंग पॉइंट है उससे, तो हम टोनिसिटी पता कर सकते हैं। अब कोई भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसकी रेफरेंस की और टेस्ट की सिमिलर ऑस्मोलैरिटी होती है, मतलब आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं होता, सेम रहते हैं। हाइपोटोनिक में ऑस्मोलैरिटी कम होती है, लोअर होती है, और हमारी हाइपरटोनिक में ऑस्मोलैरिटी हायर फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर कंपेयर करोगे हमारा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, ऑस्मोलैरिटी है, आप कैसे बताओगे आइसोटोनिक है, अगर कम हुआ तो वो हाइपोटोनिक हो जाएगा और ज़्यादा हुआ तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे आइसोटोनिसिटी, कि आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन में या कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं वो देखेंगे हम। कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम ऑस्मोलैरिटी निकालेंगे किसी भी टेस्ट सॉल्यूशन की, मतलब कैलकुलेट करेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन हर एक सॉल्यूट का कैलकुलेट कर लेंगे। वहीं पे सम कर लेंगे हम सारी ऑस्मोलैरिटीज़ का सॉल्यूट का, जो इक्वल हो जाए किसके, टोटल हमारे ऑस्मोलैरिटी के। अब आइडेंटिफाई करेंगे ऑस्मोलैरिटी। अब हमारा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी हमारा रेफरेंस होगा, रेफरेंस से हम देखेंगे जैसे कि ब्लड प्लाज्मा में जो हमारा होता है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, वो किसके इक्वल होता है, हमारा 308 मिली ऑस्मोलोल पर लीटर, ठीक है, इसके इक्वल होता है। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसके इक्वल रखेंगे और फिर इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, फिर उसको एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं वो देखेंगे। फिर एडजस्ट करने के लिए हम इसमें आइसोटोनिसिटी एडजस्टिंग सब्सटेंस डालेंगे, जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड है या ग्लूकोज है, मैनिटोल हो गया, ये सब डाल के हम उसको एडजस्ट कर देंगे उसकी टोनिसिटी। फिर क्या करेंगे, एट द लास्ट हम उसको क्या करेंगे, एडजस्टिंग सब्सटेंस का जितना अमाउंट ज़रूरी है उसको कैलकुलेट करेंगे, किसके बेसिस पे, ऑस्मोलैरिटी के डिफरेंस के बेसिस पे, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप, ये हमारा एग्जाम्पल है। टेस्ट सॉल्यूशन की जो ऑस्मोलैरिटी थी वो 100 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, ठीक है। डिजायर्ड ऑस्मोलैरिटी हमारी 308 है, तो ऑस्मोलैरिटी डिफरेंस जो आया वो हमारा 208 का आया,
ठीक है। अब इसमें हम आइसोटोनिसिटी एडजस्टिंग सब्सटेंस इसलिए डालेंगे, जो हमारा ये बीच का गैप है ना 100 का या फिर ये 200 का जो गैप है, इसको मेंटेन करने के लिए, डिज़ायर्ड लेवल पर पहुंचाने के लिए वहाँ हम सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे, जो हमारा आइसोटोनिसिटी एडजस्टिंग सब्सटेंस है ना उसको डालेंगे। अब कैलकुलेट करो सोडियम क्लोराइड को, सॉरी जो हमारा सोडियम क्लोराइड का वेट है ना वो है 50 मॉलिक्यूलर वेट 58.44 ग्राम पर मोल। ठीक है, वहाँ सोडियम क्लोराइड हमारा कंट्रीब्यूट करता है 1 ओस्मोल पर मोल। ठीक है, 1 मोल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है उसकी ओस्मोलैरिटी होती है हमारे 1000 मिली ऑस्मोलोल पर लीटर। तो हमें क्या करना है, इसकी रेज करनी है ऑस्मोलैरिटी कितने 208 से। तो फिर क्या करेंगे, हम सोडियम क्लोराइड को देखेंगे, इसके अपॉन में हम 1000 रखेंगे जो 1 मोल का था, और उसके बाद आएगा 0.208 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमें कितना सोडियम क्लोराइड ऐड चाहिए या कितनी ज़रूरत है, 0.208 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट से, हमारा आ जाएगा 12.15 ग्राम। फिर उसके बाद 12.15 ग्राम NaCl चाहिए कि जिससे हम उसको ऐड करेंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, जो कि हम आइसोटोनिसिटी अचीव कर पाएंगे। हमारा जो सॉल्यूशन है आइसोटोनिक तब होगा जब हम उसमें 12.15 ग्राम क्या डालेंगे, सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, ये सब हमारे ऑस्मोलैरिटी के डिफरेंस से ही आएगा। आपको ये सब अगर क्वांटिटी और ये सब गिवन है नंबर्स, तो आप इसके बेसिस पे इजीली निकाल सकते हो। अब मेथड्स जो हैं हमने देखे थे एडजस्टिंग टोनिसिटी के लिए, क्या क्या मेथड्स हैं। अब देखो, कुछ भी करना हो, हमें सेलुलर डैमेज बचाना है, डिस्कम्फर्ट ना हो, तो हमें टोनिसिटी जो है अपनी आइसोटोनिक करना पड़ेगा। अब हम आइसोटोनिसिटी मेंटेन करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करते हैं, एक तो क्लास 1 मेथड है हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड, क्लास 2 मेथड है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, वाइट विंसेंट मेथड एंड स्प्रॉल्स मेथड। इसमें थोड़ा बहुत ही चेंजेस आएगा, सब में थोड़े थोड़े चेंजेस हम देख लेते हैं कि हम एडजस्टिंग में कैसे। जो हमारा क्लास 1 मेथड है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बेसिस पे हम करते हैं। हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ये है हमारा, ये हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया, ये हमारा मोलैरिटी हो गया सॉल्यूट का। तो एडजस्ट करेंगे, मोलैरिटी जो है हमारा वो अचीव करेगा फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी कुछ चेंज होगा वहाँ पे हमारा पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे सॉल्यूशन में चेंज आया है, और वही आइसोटोनिसिटी दिखाएगा। ठीक है, वही उसके कॉरस्पॉन्ड में आ जाएगा आइसोटोनिसिटी। ये इतना सा है, इस फॉर्मूला के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि क्या हमारी मोलैलिटी है सॉल्यूट की। मोलैलिटी अचीव करने के लिए हमें एक डिज़ायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज चाहिए। ठीक है, वो सब हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। फिर है हमारा दूसरा फॉर्मूला याद रखना, और थोड़ा सा बस उसी के बेसिस पे हो जाएगा हमारा। जैसे क्लास 2 मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर और वेंट ऑफ नंबर है, फैक्टर है एक तरीके से कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। ठीक है, मोलैलिटी, सॉरी नॉट मोलैलिटी, इट्स मोलैरिटी, कैपिटल M है, वहाँ जो स्मॉल m था तो वो मोलैलिटी है। यहाँ R है आइडियल गैस कांस्टेंट, ये हमारा टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसके बेसिस पे आप निकालोगे कि आपका जो एडजस्ट करोगे कोई भी सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो मैच कर पाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से, क्योंकि ये हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटर है ना। तो ये फॉर्मूलाज याद रख लेना, इन मैथड्स के बेसिस पे, फॉर्मूलाज के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर पाओगे अपने लाइक, एक तो फ्रीजिंग पॉइंट के बेसिस पे है, एक सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बेसिस पे है। अब इसमें क्या है, हमारा आइसोटोनिक इक्विवेलेंट के बेसिस पे है कि आइसोटोनिक इक्विवेलेंट है वो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम वेंट हॉफ फैक्टर से। तो क्या होगा, इसमें हमारा आइसोटोनिक इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूट्स का वो आ जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। इससे कैलकुलेट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कितने अमाउंट एडजस्टिंग सब्सटेंस हमें चाहिए या आइसोटोनिक सब्सटेंस चाहिए, जिससे कि हम अपने सॉल्यूशन को मेंटेन कर सकें। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन कर सकें। ये हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखा था ना अभी, वही है वो कैलकुलेट इसके वाइट विंसेंट मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे क्या होगा हमारा, इक्विवेलेंट वेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पे ये फॉर्मूला लगता है। हमारा कोई भी मॉलिक्यूलर वेट है ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का, और ये हमारा ऑस्मोटिक कोफिशिएंट है। तो इसके थ्रू हम अपना इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, हमारे सॉल्यूट्स का, वो पता चल जाएगा। उसके बेसिस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी आइसोटोनिसिटी को।
ठीक है, ये हमारा स्प्रॉल्स मेथड है। सबके आप छोटे छोटे पार्ट्स याद रख सकते हो, जैसे किसी में फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी में आइसोटोनिसिटी है और इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है, आइसोटोनिक इक्विवेलेंट्स हैं, तो इसके बेसिस पे इजी हो जाता है कैलकुलेट करना।